आसान है बेटा। पास पेपर्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ये बुक आप लोगों के पास है। तो इस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच आइसोटोप एलिमेंट थर्ड पीरियड का कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज दिस वन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें से अगर आप न्यूट्रॉन देखें, न्यूट्रॉन ही पूछे उसने, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर 16। फिर जो है यहाँ पर अगर 12 इसमें मार्क करें तो 12 आ रहे हैं, इसमें मार्क करें 12 आ रहे हैं, इसमें मार्क करेंगे तो 14 आ रहे हैं, और इसमें मार्क करेंगे 16 आ रहे हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहे हैं सक्सेसिव आई वैल्यूज दी हुई हैं, एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, उसकी एनर्जीज जो है आपको कोट की हुई है उसने। उसने कहा एलिमेंट कौन सा हो सकता है। तो आप देखेंगे जंप कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर ग्रेजुअल चेंज चल रहा है, जहाँ पे बहुत बड़ा जंप आ रहा है वो पॉइंट हो गया ये 7000 से एकदम जो है वो 13,000 पे चला गया, वरना इससे पहले जो चेंजेस थी वो बहुत कम कम थी। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें आराम से? 1 2 3 4 5 6। जो आराम से निकले उसके आउटर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये ग्रुप 6 का है। ग्रुप 6 का अगर है तो इसको से चेक करना था इनमें से ग्रुप 6 का कौन सा है। हम जो है यहाँ पे पीरियड टेबल में जाके देखते हैं ग्रुप 6 में हमारे पास इनमें से कौन सा आ रहा है। ग्रुप 6 हो गया ये हमारे पास। इसमें से आपके पास ये टीई जो है ग्रुप 6 का बन रहा है, तो हमने टीई को टिक कर देना है। तो ये जो है हमारे पास आंसर होता है। इसके बाद वो कह रहा है कि इंक्रीजिंग जो है एनर्जी के हिसाब से ऑर्बिटल्स बताएं क्या होता है। आपको पता है कि पहले जो है आपके पास 1s होता है, उसके बाद 2s होता है, और इस तरीके से एनर्जी बढ़ रही होती है। फिर 2p होता है, और 3s होता है, और फिर 3p होता है, और उसके बाद जो है 3d को आना चाहिए था, लेकिन उससे पहले 4s आ जाता है गलती से, और 3p जो है 3d जो है इससे ऊपर होता है। तो इस बेस के ऊपर आपके पास यहाँ से 3 से स्टार्ट कर रहा है ये, तो 3s होगा, फिर 3p होगा, फिर 4s होगा, फिर 3d होगा। तो 3s 3p 3s 3p 4s 3d इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा पार्टिकल, विच पार्टिकल ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, मतलब आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हो गया उसके पास हाफ फिल्ड सेट ऑफ पी ऑर्बिटल हो जाए। मतलब हाफ फिल्ड पी कब हो सकता है? तो पी में आपको पता है कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये हाफ फिल्ड हो सकता है कि 1 and 2 and 3 पे, मतलब P3 पे चला जाए। तो अगर जाके इसको चेक करते हैं तो ग्रुप 4 होगा, उसकी कंफ्यूजन कहाँ पे खत्म होती है उसकी कंफ्यूजन। तो हमने इसके लिए कुछ काम किया था, और वो काम दिखाते हैं आपको। वो ये था कि पीरियड में आपको मार्किंग करवाई थी। यहाँ पर देखें कि P3 हमने जैसे इनके ऊपर लिखा हुआ है कि ग्रुप जैसे होगा वैसे ही आपको बताया था। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 3 की कंफ्यूजन P1 पे खत्म होती है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आप देखते जा रहे हैं एक कार्बन था इसमें जो P2 पे खत्म होता है, तो मैंने जाके इसके ऊपर लिख दिया कार्बन P2 है ये। इसके बाद नाइट्रोजन पे जाके देखें तो नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है, इसकी कंफ्यूजन खत्म होती है। नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है तो P3 पे खत्म होगी, तो मैंने इसके साथ P3 लिख दिया। ये हो गया P3, तो ये भी P3 हो गया। इसी ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो ये P4 होता है ग्रुप 6 का। अब इसने एक लूज कर दिया है, लूज करने के बाद जो है ये बन जाएगा P3। सिमिलरली अगर ये लूज कर दे तो ये बन जाएगा, सॉरी इसने गेन किया हुआ है तो ये बन जाएगा अपने पास P4। सिमिलरली इसने कुछ नहीं किया तो ये P3 ही लिखेंगे इसको, और इसने गेन किया इसको भी P3 लिखेंगे हम। अब इनमें से ये इनकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आ गई आफ्टर देयर चार्जेस को जब हमने एडजस्ट किया। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो लूज करे एक इलेक्ट्रॉन और हाफ फिल्ड हो जाए? देखिए ये तो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, ये भी ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, ये भी ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, P3 है ये, ठीक है। इनमें से ये वाला ऐसा है जो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये P3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द पार्टिकल व्हिच ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन बिकम हाफ फिल्ड। तो आपके पास आंसर बन जाएगा सी। इसने कहा है कोबाल्ट के बारे में, उसके एटॉमिक नंबर ये दोनों दिए हुए, और इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है इसमें। तो कह रहा है इसमें 33 न्यूट्रॉन है, माइनस करके देख लें तो मेरे ख्याल में 33 ही आ रहे हैं, ये वाली बात सही होगी। इट न्यूक्लियन नंबर, न्यूक्लियन नंबर क्या होता है? इसको कहते हैं जो ऊपर वाला होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम जो होता है। इट न्यूक्लियस है, सॉरी न्यूक्लियन नहीं बोला इसने, न्यूक्लियस बोला। न्यूक्लियस हैज अ चार्ज पॉजिटिव 27। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन जो है वो 27 होंगे, तभी तो चार्ज
पॉजिटिव 27 बनेगा, क्योंकि एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो है पॉजिटिव 1 होता है, तो 27 इसमें है। ये वाली बात भी ठीक हो गई। इट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम अदर आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, तो सही बात हो गई। कोबाल्ट का ये 27 है, तो दूसरा भी आपके पास 27 ही होगा। इसका मास नंबर 60 है, तो उसका मास नंबर कुछ और होगा। उसने कहा कि कौन सा नंबर डिफरेंट होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं आइसोटोप्स में। ये बात भी ठीक है। तो 1 2 3 सारी बातें सही है, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद कह रहा है कि इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि मोस्ट लाइकली ग्रुप 4 का हो। अगर ग्रुप 4 का है तो आपको पता है ग्रुप 4 तक मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स के आराम से निकल जाएंगे, 5वां इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा। तो 4 और 5 के बीच में हम एक लाइन खींचने जा रहे हैं। 4 तक बड़े आराम से निकल जाएंगे, 5वां निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कौन सा है जिसमें बहुत बड़ा जंप आ रहा है? यहाँ पे जंप आपके सामने, यहाँ पे जंप आपके सामने, ये जंप बहुत बड़ा 6000 से 37,000 पे डायरेक्ट चला गया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद विच पार्टिकल हैज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इक्वल हो। इलेक्ट्रॉन्स को और न्यूट्रॉन को चेक करना है आपने। तो सबसे पहले हम इनके इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं और न्यूट्रॉन, दोनों को सबको एक एक साथ चेक कर लेते हैं ग्रेजुअली। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो 4 है और न्यूट्रॉन देखें तो 5 है। इसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो 9 है और न्यूट्रॉन माइनस करके 10 आ जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन एक लूज कर चुका है तो 10 इलेक्ट्रॉन से, और माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आपके पास हो रहे हैं 12। इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन इसने 8 इसके अपने थे, 2 इसने गेन किए हैं, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और माइनस करेंगे इन दोनों को तो आपके पास न्यूट्रॉन भी 10 आ रहे हैं। तो दिस डी इज द करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है सैंपल ऑफ क्लोरीन है, उसमें ये 2 होते हैं हमारे पास आइसोटोप्स, और इसको एनालाइज किया मास स्पेक्ट्रोमीटर में। वो कह रहा है Cl2 की कितनी पीक्स आएंगी। तो आपको बताया था मास स्पेक्ट्रोमीटर में, समझाया था कि अगर आप Cl2 को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इसके 2 चांसेस हैं। अगर ये Cl पॉजिटिव की फॉर्म में पहुंचे टूट के, या फिर Cl2 पॉजिटिव की फॉर्म में पहुंचे। अगर तो इस पार्टिकल की बात करें तो आपके पास इसमें एक चांस ये है कि 35 वाला हो, एक पीक यहाँ पे आ जाएगी 35 पे, और एक पीक जो है 37 वाला हो तो 37 पे पीक आ जाएगी। लेकिन अगर जो है हमारे पास ये पेयर में हो तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आपको चेक करने के लिए 2 को पेयर बना के देखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं इसको। तो एक Cl एंड दूसरा भी Cl पॉजिटिव, फिर Cl एंड Cl पॉजिटिव, मतलब ये भी 35 का हो और ये भी 35 का हो तो पीक आपके पास 70 पे आ जाएगी। अगर ये 35 का हो और ये 37 का हो तो पीक आपके पास 72 पे आ जाएगी। फिर क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो आपके पास, मैंने इसको पहले कांस्टेंट किया, अब जो है मैं दूसरे वाले को कांस्टेंट करने जा रहा हूँ। तो मैंने लिखा Cl एंड फिर Cl एंड Cl। इस बार मैं इसको 37 एंड 37 फिक्स कर रहा हूँ, इसको 35 इसको 37 ले लेता हूँ मैं। तो आपके पास इसमें आ जाएगा 72 पे पीक, इसमें आ जाएगी 74 पे पीक आ जाएगी। तो आपके पास पीक्स जो है बेसिकली उसमें आपके पास एक पीक आएगी 70 पे, एक आएगी 72 पे, और एक आएगी 74 पे। 3 पीक्स आएंगी। बस 72 वाले की चांसेस डबल हो रहे हैं प्रोबेबिलिटी, इसके लिए इसकी हाइट ज्यादा डबल होगी। तो आपके पास पीक्स कितनी आ रही है? अब ये क्वेश्चन कई दफा किस तरीके से भी आ सकता है, मैंने आपको करवाया था डिटेल में। तो इसकी हमारे पास 3 पीक्स बन रही हैं। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो इसकी हमारे पास 2 पीक्स बन रही हैं। अगर तो क्वेश्चन आता है कि Cl2 की कितनी पीक्स होंगी तो हम बोलेंगे 5 पीक्स होंगी। अगर कहे कि Cl की कितनी पीक होंगी तो हम बोलेंगे 2 पीक्स होंगी। अगर बोले Cl2 पॉजिटिव की पीक कितनी होगी, 3 होंगी। क्योंकि यही, और क्योंकि उसने Cl2 को पॉजिटिव को इसको बाउंड कर दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, तो इसका मतलब इसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर Cl2 होता तो इस वक्त इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास, Cl2 की पीक्स आ जाएंगे हमारे पास 3। फिर ये कह रहा है कि गैलियम ने नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड बनाया जिसमें गैलियम के ऊपर जो चार्ज है वो बता रहा है आपको +3 होता है और नाइट्रोजन के साथ मिला हुआ है। तो आपको पता है कि अगर ये हालात होंगे कि गैलियम एंड नाइट्रोजन, इसका चार्ज अगर +3 है, इसका चार्ज सॉरी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, पूरे कंपाउंड के ऊपर 0 कर दिया। इसका चार्ज +3 है, इसको हमने x कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे जब तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। और वैसे भी नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है तो उसमें -3 चार्ज आना चाहिए। तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर -3 चार्ज आता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास नंबर 14 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास 7 इसके अपने थे, 3 इसके गेन कर लिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन आपको ढूंढने थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास इसमें बच रहा है। इसके बाद जो है एक एलिमेंट है थैलियम, इसके बारे में जो है एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों दिए हैं, और जो कह रहा है इसके बारे में कौन सी बात सही है, कौन सी बात ठीक है इसके बारे में।
दिस आइसोटोप हैज न्यूक्लियन नंबर 120। तो न्यूक्लियन नंबर ये होता है 201 है, 120 नहीं है। तो जल्दी में वो बच्चा गलती कर दे के 120 और उसमें जो है फर्क ना हो जाए। द न्यूक्लियन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम इज 81। तो यही आपके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। तो ये आंसर हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमें नहीं करना, एंथैल्पी से रिलेटेड था, वैसे ही रखा था इसमें यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए आपके पास का फार्मूला था कि AR जो है वो निकालने के लिए आपके पास आइसोटोप A into its percentage, similarly plus isotope B into its percentage, एंड फिर परसेंटेज के सम से हम डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि परसेंटेज का सम जो है मिला के 100 बनता है, इसलिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। आज उसने परसेंटेज में नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है। आपके पास दो आइसोटोप से इसके काम करने जा रहे हैं। एक हमारे पास इसमें आइसोटोप नजर आ रहा है आपको, ये पीक से पता चल रहा है आपको, एक 10 है और एक आपके पास है 11। अब इनकी परसेंटेज नहीं दी। 10 वाले कितने पार्टिकल है 1, और इसके कितने पार्टिकल्स हैं आपके पास 4। तो अगर तो ये आपके पास परसेंटेज दी होती, मतलब यहाँ पे लिखा होता 35, यहाँ पे लिखा होता आपके पास 65, तो आप किससे डिवाइड कर देते 100 से एवरेज निकालने के लिए। अभी आपके पास ये नंबर आ रहे हैं तो आप इसको इसी नंबर से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास एक जो है वो 4 है, एक 1 है, तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे, इससे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। एंड द आंसर इज दिस वन। ये कह रहे जॉन डॉल्टन ने थ्योरी दी थी एटॉमिक, पब्लिश हुई 12, प्रिडिक्शन दी थी उसने, जो अब भी एक करेक्ट है। Which of his prediction is still considered to be correct? कौन सी बात इसमें सभी भी ठीक है? पहली बात वो कह रहा है कि एटम आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये वाली बात तो ठीक है। नंबर 2, एटम नो एटम कैन बी स्प्लिटेड इनटू सिंपल पार्ट, ये बात गलत होगी, क्योंकि आपको पता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो स्प्लिट तो हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ऑल एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट हैव सेम मास, मास नहीं, एटॉमिक नंबर सेम होता है, क्योंकि आपके पास क्लोरीन का मास 35 और इसका मास 37, तो मास सेम नहीं होते, ये डिफरेंट हो सकते हैं, ये बात भी गलत है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास फ्रॉम अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट से। तो ये कहना ये चाह रहा है कि दो डिफरेंट एटम जो होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, इनका मास हमेशा डिफरेंट होगा। 31 इसका मास जो है डिफरेंट होगा। आपको पता है कि इसका आइसोटोप भी हो सकता है, 31 भी होता है और 32 भी होता है, तो मास नंबर सेम भी हो सकते हैं, ये वाली बात भी गलत हो रही है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। काफी आसान था। इलेक्ट्रॉन ने आपको पता है कि पॉजिटिव की तरफ जाना है, ये बात सही है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो वो किसी तरफ नहीं जाएगा, जीरो चार्ज होता है, ये वाली बात भी ठीक है। प्रोटॉन जो है इट नीड्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये वाली बात गलत हो रही है। थर्ड गलत है, 1 एंड 2 ठीक है, तो 1 एंड 2 ओनली, ये बन गया हमारे पास आंसर। इसके बाद वो टेक्नीटियम की इसकी बात कर रहा है, टेक्नीटियम की, और जो है इसके बारे में कौन सी बात सही है, हमें जाके चेक करना। 99 इसका मास नंबर है, हम ढूंढते हैं कि टेक्नीटियम कहाँ है। 99 पे जाके ब्रेक लगेगी तो इंशाल्लाह मामला हो जाएगा 99। तो 99 में यहाँ पर पहुंच गया तकरीबन, ये देखिए 99, सॉरी ये एटॉमिक नंबर है, मास नंबर देखना था। तो 99 के आसपास होगा, फंसा दिया भाई। 99 ये रहा, इसका एटॉमिक नंबर मुझे ढूंढना था, मिल गया हमें टेक्नीटियम, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ढूंढ 99 के आसपास ढूंढ रहा था मैं। तो आपके पास इसका मास रेडियो एक्टिव होगा, इसलिए मास नंबर नहीं दिया वैसे। 43 एटॉमिक नंबर है, हम जाके लिख देते हैं इसका एटॉमिक नंबर 43 है। अब ये पहला कह रहा है कि इट हैज 13 मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन। अच्छा ढूंढ लेते हैं, प्रोटॉन इसमें है 43, और न्यूट्रॉन को अगर करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन आ रहे हैं इसके 6 यहाँ से हो गया, 5 यहाँ से हो गया, 56। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 13 का। तो 13 मोर न्यूट्रॉन, यस ये वाली बात सही होगी। इट हैज प्रोटॉन नंबर 43, यस है। इट्स न्यूक्लियन नंबर इज 99, न्यूक्लियन नंबर इसी को कहते हैं जो आपको बना के दिया हुआ ये, तो ये भी सही है। तीनों बातें ठीक हो गई, ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद कह रहा है कि इसके बारे में बता दें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है फास्फोरस के बारे में। तो इसमें देख लें, आप लोग प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन 15 होने चाहिए, 15 15। इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्योंकि इसने 3 गेन कर लिए तो 18 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स,
तो एक ही ऑप्शन बन रहा है, और न्यूट्रॉन माइनस करना था इसको, तो 17 आएंगे 7G। तो ए इज द करेक्ट आंसर। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, इसमें फिर कंसेक्यूटिव आई दी हुई है उसने, और हमें देखना है कि जंप कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से आप बड़े आराम से देखते जाए, कोई ऐसा नहीं कैलकुलेटर से करना है, बिल्कुल आराम आराम से देखते जाए। तो बड़े बड़े जंप नहीं आ रहे, यहाँ पर तकरीबन 2000 का है, यहाँ पर 2000 का है, यहाँ पर भी 2000, यहाँ पर 4000 समझ लें, यहाँ पर 2000, एंड यहाँ पर 13 से एकदम 71 पे चला गया, ये जंप आया पड़ा। इससे पहले पहले कितने इलेक्ट्रॉन निकल के काउंट कर लें, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6, इसका मतलब हो गया ग्रुप 6 का हो गया। ग्रुप 6 की कंट्रीब्यूशन खत्म होती है P4 पे, ठीक है, ये बात आपको लिखवाइए, मार्क करवाइए, ग्रुप 6 की कंट्रीब्यूशन यू कैन सी, तो इट इज ग्रुप 6 एंड P4 पे खत्म होती है। स्पेस के ऊपर बड़े आराम से आपने P4 ढूंढना था इसमें, तो P4 इसी में आ रहा है, बस आंसर हो गया। अगर दो ऑप्शन होते P4 के, तो फिर हम ये करते हैं कि हम जाके डेटा बुक से क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है, अभी इसका जरूरत नहीं। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन आया इसमें, और वो ये कह रहा है कि आप जो है प्रोटॉन नंबर एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ, ये देखें ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर के साथ उसने प्लॉट किया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा हमें जोर लगाना पड़ेगा। ये सारे देख लें 13 से स्टार्ट हो रहे हैं, 13 13 13 एंड 13, हम एक पे वर्किंग कर लेते हैं तो काम काफी आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अच्छा 13 जो है ये ग्रुप 3 होता है, फिर ग्रुप 4 होगा, फिर ग्रुप 5 होगा, फिर ग्रुप 6 होगा, फिर ग्रुप 7 होगा, एंड फिर ग्रुप 8 हो जाएगा। इस तरीके से कंफ्यूजन हो जाती है P1 एंड फिर P2 एंड फिर P3 एंड फिर P4 एंड फिर P5 एंड फिर P6 हो जाएगा। ये देखें हमने यहाँ पर बता दिया, ग्रुप 3 से लेके 8 तक हमारे पास कंफ्यूजन भी चल रही होती है। ये थोड़ी सी वर्किंग कर ली हमने। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात की है उसने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जरा ध्यान में रखिएगा। जब इसको मैं P1 को रखूंगा ना, P1 को, तो P1 में एक अनपेयर्ड होगा। तो यहाँ पर अगर मैं गिनती करना चाहूँ, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर समझ लें यहाँ पे 6 हो गया। तो 13 में इसमें P1 में एक अनपेयर्ड है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर P2 पे जाएंगे तो 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो हमने फिर मार्क जो है दूसरा यहाँ पे लगा दिया। P3 पे जाएंगे तो हमारे पास 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो हमने मार्क यहाँ पे लगा दिया। जैसे ही P4 में जाएंगे, अब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, एक पेयर था कम हो गया, तो आपके पास फिर वापस 2 पे आना पड़ेगा। फिर जब P5 कर देंगे तो आपके पास एक अनपेयर्ड रह जाएगा, और फिर जब P6 कर देंगे तो आपके पास 0 अनपेयर्ड रह जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो हमारे पास शेप बननी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी वाली बन रही है हमारे पास, तो डी इज द करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है कार्बन 12 वाला का जो स्केल होता है उसमें जो है हमारे पास हमने क्या किया है, क्लोरीन का कोई सैंपल था 72 इसका मास आ रहा है। तो क्लोरीन तो आपको पता है उसका 35.5 होता है, तो अगर आप इसको Cl2 कर देंगे 71 आएगा। तो ये जो कह रहा है मास स्पेक्ट्रोमीटर का आपको उसने दे दिया है, मॉलिक्यूलर मास जो है उसका आ रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि क्लोरीन हो Cl2, ये देखिए मैंने Cl2 लिख दिया, उसके बाद ये एक 35 वाला हो और दूसरा 37 वाला हो, तब जाके आपके पास 72 बन सकता है, ये भी लिख दिया हमने। वो कह रहा है कि इसमें जो एटम्स हैं दोनों, विच प्रॉपर्टी एटम्स एस लिखा हुआ है ऑफ द सैंपल सेम, इन दोनों एटम्स के बारे में बात हो रही है कि 35 वाला हो या 37 वाला हो, इनमें क्या चीज सेम होगी। बेटा इसमें एटॉमिक नंबर इसका भी 17, इसका भी 17। अब देखें यहाँ पर जो साइज होता है एटम का वो कौन बनाता है, वो बनाता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो वो तो दोनों में सेम है, इसलिए एटॉमिक रेडियस बराबर होता है। क्योंकि आइसोटोप में सिर्फ न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है ना, तो ये बात आपको दिखा देते हैं जरा हम कहीं से, ताकि आपको ये डायग्राम भी आपके जहन में आ जाए, और फिर जो है ये बात काफी आसान रहेगी आपको। मैंने वैसे तो करवाया था आपको, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स आ गए। अब ये देखें दोनों आइसोटोप्स हैं आपके पास, इन दोनों का साइज बराबर, क्यों, इलेक्ट्रॉन सेम है और प्रोटॉन भी सेम है। अब वो जो ज्यादा न्यूट्रॉन जो आए हुए वो ये दो नजर आ रहे हैं आपको, तो उससे आपके एटम की साइज में फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो इनसाइड न्यूक्लियस है। तो एटम के इसके इलेक्ट्रॉन और जब प्रोटॉन की तरफ इंटरेक्शन होती है बस उसको डिपेंड करता है। तो 17 इसमें भी है इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन, तो फोर्स जो यहाँ पे है वैसी वहां पर होगी, तो दोनों में साइज जो है वो बराबर होंगे, इसलिए जो है एटॉमिक रेडियस हो गया सेम। न्यूक्लियर नंबर तो सेम नहीं है, आपको नजर आ रहा है कि दोनों का डिफरेंट है। एंड आइसोटोपिक मास भी इसी को कहते हैं कि इनका इसका 35 इसका 37, ये भी गलत हो गया, तो वन ओनली मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया,
What could be proton number of an element has 3 unpaired electron in its atom. अब अगर आपको एटॉमिक नंबर और पीरियोडिक को यूज करना आता है तो बड़े आराम से आप पहचान सकते हैं। मतलब अगर 5 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब मुझे पता है कि ये बन जाएगा मेरे पास ग्रुप 3 का, ये भी बन जाएगा ग्रुप 3 का, ये बन जाएगा ग्रुप 5 का, और ये बन जाएगा ट्रांजिशन का, जो कि आपके पास जाके चेक कर भी सकते हैं उसको। तो ये मेरे ख्याल में बन जाता है स्कैंडियम, शायद स्कैंडियम बन जाता है। तो अगर ग्रुप 3 है तो उसमें आपके पास पता है आपको कि P1 होगा, ये भी P1 होगा, ये हो जाएगा आपके पास P3। जबकि इसकी कंफर्मेशन लिखें तो ये आर्गन, ये इसका कंप्लीट है, 4s2 एंड 3d1 होता है। तो इसमें जो है डी में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक अनपेयर हो गया, उसने कहा कि 3 अनपेयर होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, इसमें तो आपके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसमें आपके पास P3 है तो आपको पता है कि 1 2 और 3, इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंसर हो गया। इसमें आपके पास एक अनपेयर्ड है, जबकि इसमें भी आपके पास एक अनपेयर्ड है। तो 3 उसने कहा था कि 3 किसमें होंगे, तो 3 यू कैन सी 3 आर हियर, सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 एलिमेंट्स दिए उसने, और उसमें जो है IE की बात हो रही, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मोस्ट एंडोथर्मिक, ज्यादा मुश्किल से डिफिकल्ट, एंड लीस्ट एंडोथर्मिक मतलब इजीली हो जाए इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है मेजर होती है किस चीज की, जो न्यूक्लियर पोल होता है, जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन होती है, उसकी मेजर होती है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा मुश्किल किस में होता है, मुश्किल होता है ग्रुप 8 में। टॉप पे ग्रुप 8 वाले आते थे, जैसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, जो साइज सबसे छोटा होता है, न्यूक्लियर पोल सबसे ज्यादा होता है। तो 8 में जाके देखेंगे तो रेडॉन मिलेगा आपको, सेट हो गया। सबसे आसान किस में होता है, वो होता है ग्रुप 1 में। आपको पता है कि उस ग्राफ के अंदर सबसे नीचे जो आते थे ग्रुप 1 वाले आते थे, फ्रेंसियम आ जाएगा यहाँ से, तो आपके पास आंसर बन गया ए। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया यहाँ पर, क्योंकि लोन पेयर का एंड इसकी जिक्र कर रहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अभी नहीं करते, बॉन्डिंग में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन में जानबूझ के रखे हैं ताकि बच्चा जब उससे पूछने का मसला था तो वो कहता है कि मसला नहीं था, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि बच्चे ने काम किया है या नहीं किया। तो ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन रखे होते हैं हर उसके अंदर, चैप्टर के अंदर, ताकि बच्चे को चेक कर सकें। सेकेंड आयोनाइजेशन, आपको किसी भी आयोनाइजेशन का मैंने बताया था फार्मूला जनरलाइज ये था, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिख देंगे, और फिर गैस लगा देंगे, और फिर गैस लगा देंगे, जिसकी बात की है वो लिख दें, और इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे आप n-1, तो ये बन जाएगा इस तरह। इसमें अगर ग्रुप 2 पे जाना, सेकंड पे जाना है आपको, तो यहाँ पे होना चाहिए +2, और यहाँ पे होना चाहिए फिर +1, और ये भी गैस और ये भी गैस, और फिर एक इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास देखिए कौन सी ऐसी इक्वेशन बन रही है, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हटाएं इसको, तो ये आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 24, which factor help to explain why first IE of group 1 element decreases lithium to sodium down the group? डाउन द ग्रुप सोडियम का साइज अगर ये है तो फ्रेंसियम का साइज जो है बड़ा हो जाएगा। आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, इसके बीच में पॉजिटिव, यहाँ पे अट्रैक्शन ऐसी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे न्यूक्लियस चार्ज, तो वीक होगी। अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा होता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, वो भी शील्ड कर रहे होते हैं, तो ऐसा हमने कुछ लिखाया था आपको। मैं इसके लिए 4 मार्क का जो आंसर होता है बोलने जा रहा हूँ। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, फिर उसके बाद हम लिखते थे कि शील्डिंग फैक्टर इंक्रीजेस, फिर हम कहते थे कि न्यूक्लियर पुल डिक्रीज कर जाता है आउटर इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू, तो इसको चेक करते हैं। तो शील्डिंग फैक्टर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एक ऑप्शन दिया इसमें से, और ये आंसर बन जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो 4 बातें थी, ये हमारे पास आता है 4 मार्क क्वेश्चन। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, शील्डिंग फैक्टर इंक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस, और लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है हीलियम से रिलेटेड, और हाइड्रोजन के साथ भी मैच कर रहा है, इसको चलिए जी देख लेते हैं। हीलियम जाके चेक किया तो 2 4 होता है। ट्रीटियम इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास H1 भी होता है, H2 भी होता है, और H3 भी होता है, तो इसको हम ट्रीटियम कहते हैं। इसको जिस तरीके से H जो है वो 2 की फॉर्म में होता है, इस तरीके से इसको हम D भी कहते हैं, ड्यूटियम, ये 2 ये चीज की बात है। अब वो कह रहा है कि आपके पास जो है सेम, व्हाट इज द सेम इन दिस एंड दिस, आप जाके इनको भी लिखते, H लिखते, उसके बाद 3 लगा दो, यहाँ पे 1 लगा दो,
अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ, इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें 1 प्रोटॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ, इसमें माइनस किया तो 2, इसमें भी 2 आ जाएंगे, हमने माइनस किया है इन दोनों में से, और फिर न्यूट्रॉन का नंबर सेम आएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम पॉजिटिव से, तो सेम हमारे पास न्यूट्रॉन। इसके बाद जो है ये आपके पास एक ग्राफ दिया और उसने पूछा है कि एक्स और वाई क्या हो सकता है। आपको बताया था जो टॉप पे होते हैं कौन से होते हैं, वो ग्रुप 8 के होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। जो क्रस्ट पे आते हैं वो कौन से होते हैं, वो ग्रुप 1 के होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है। तो ये आपके पास आ जाए ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हमारे पास आ रहा है यहाँ पे एल्कली मैट्रिक्स। फिर आपके पास इनकम्प्लीट आउटर शेल की बात की है, ये बात भी हमने बॉन्डिंग से रखी हुई है, इसको लीव विद बॉन्डिंग में देखेंगे, इसको बता देते हैं इसको। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 28 आ गया हमारे पास। सेकंड आईई की बात हो रही है, तभी आपके पास थोड़ी सी बनाई थी हमने। सेकंड आई के लिए आपको ये देखना था कि यहाँ पर +2 चार्ज हो, यहाँ पे +1 चार्ज हो, यहाँ पे गैस हो, यहाँ पे गैस हो, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से काट रहा हूँ, इसको भी 2 वजह से काट रहा हूँ, तो ये दोनों हमारे पास सही है, ये दोनों इक्वेशन। अब इसकी डेफिनेशन होती है एनर्जी रिक्वायर्ड। जब रिक्वायर्ड लिखते हैं इसका मतलब हो गया कि एंडोथर्मिक हो गया, तो एंडो होना चाहिए इसको, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 29 ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आपकी अगर जल्दबाजी में गलत हो सकता है। विच पेयर डू बोथ स्पीशीज हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड पी इलेक्ट्रॉन हो। चले चेक कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पर आते हैं, तो ऑक्सीजन एक्चुअली P4 होता है और ये P5 होता है। चार्ज की वजह से इसको कर दूंगा P4 रहेगा ये, जबकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये भी P4 हो जाएगा। तो इसमें तो जब दोनों P4 आ रहे हैं इसमें मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, तो ये बात तो सही हो गई। अब आते हैं दूसरे वाले पे। फ्लोरीन एक्चुअली तो P5 होता है, एंड गैलियम जो है जाके चेक करते हैं गैलियम कौन से ग्रुप का है, गैलियम Ga, ठीक है, ये रहा गैलियम। तो गैलियम जो है ग्रुप 3 का है, जिसकी कंफ्यूजन होती है एक्चुअली P1। ये रहा गैलियम, P1 पे होती है कंफ्यूजन, जाके लिख देते हैं। तो ये असल में P1 था। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये हो गया P2, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये हो गया P4। अब इसको बच्चा जो है नॉर्मली छोड़ के आ जाता है, हालांकि ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड पूछे थे। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने और फिर इस पे लिख दिया। यहाँ पर मुझे रखने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे रखने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। जब 4 रखूंगा ना, 1 2 3 एंड 4, इसमें आपके पास 2 अनपेयर्ड आ गए, इसमें आपके पास 2 अनपेयर्ड आ रहे, ये मार्क कर दिया हमने 2 अनपेयर्ड। और P2 अगर होगा तो उसमें भी 2 अनपेयर्ड होंगे। तो ये बात भी सही है, जो बच्चा गलती जल्दी में कर सकता है। तो हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, लेकिन अनपेयर्ड पूछे थे इसने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बी में वो दोनों में सेम आ रहे हैं। इसका मतलब जो है ये तो ठीक था, ये भी ठीक हो गया। द लास्ट वन इज पी, फास्फोरस है, ये P3 होता है। नियोन P6 होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो P5 हो गया, इसको कुछ नहीं P3 लिख दिया। अब इन दोनों को भी चेक कर लें, इसको चेक करते हैं तो P3 में तो आपको पता है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जबकि P5 में आपके पास 1 2 3 4 और 5 एक अनपेयर आएगा। तो यहाँ पर अनपेयर्ड 1 आ रहा है, यहाँ पे अनपेयर 3 आ रहे हैं, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। तो 1 and 2 मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और जो है ऑक्टेट्यूड की एक्सपेंशन जो है, इसको पीरियोडिसिटी का पार्ट था, हटा देते इसको, अभी हम नहीं कर रहे इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पीशी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑल डिफरेंट, सब डिफरेंट हो। चले फिर ढूंढ लेते हैं प्रोटॉन्स। इसमें 5 है, इसमें 9 है, इसमें 11 है और इसमें 12। क्या क्या देखना था डिफरेंट? अच्छा, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होने चाहिए। न्यूट्रॉन इसमें हो जाएंगे 6, इसमें हो जाएंगे आपके पास 10, इसमें हो जाएंगे आपके पास 12, इसमें हो जाएंगे आपके पास 12। ऐसा करने से हमारे पास डी ऑप्शन तो कट गया। इलेक्ट्रॉन की भी काउंटिंग कर लेते हैं। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसने कहा सब कुछ डिफरेंट हो, इसमें ये चीज सेम हो गई, इसमें आपके पास ये चीज सेम हो गई है, इसमें आपके पास ये चीज सेम हो गई है। तो ऐसी जो चीज जिसमें सब कुछ डिफरेंट था, दैट इज दिस वन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब जो है आपसे सोडियम एटम एंड सल्फर एटम जो है उसके आयंस के बारे में पूछ रहा है, किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा। तो सोडियम जो है ये लिख दिया मैंने सोडियम, और ये लिख दिया मैंने सल्फर। और फिर जो है इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम +1 एंड सल्फर जो है -2 होता है।
इनके एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ 11 और इसमें 16। तो लिखना शुरू करते हैं। तो 2 and 8 and 1, और जबकि यहाँ पर हो जाएगा 2, 8 and 6। अब आपको पता है कि ये क्रॉस द पीरियड है, सेम पीरियड है। कैसे पता चला सेम पीरियड है? कि 3 शेल इसमें, 3 शेल इसमें। अब आपको पता है क्रॉस द पीरियड साइज छोटा होता है, पढ़ाया था आपको। क्यों छोटा होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, शेल सेम रहते हैं, जिसमें साइज जो है छोटा हो जाता है। तो इस तरफ से अगर इस तरह मूव करेंगे तो साइज तो छोटा होगा, तो सोडियम का साइज बड़ा होगा और सल्फर का साइज छोटा होगा एटम का। सोडियम बड़ा देन सल्फर, सोडियम बड़ा देन सल्फर। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं आयन की तरफ। देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन गया आपके पास 2, 8। उसने 2 गेन कर लिए तो बन गया आपके पास 2, 8 and 8। अब क्या हुआ? अब इसमें आपके पास जो है 2 शेल्स है, जबकि इसमें आपके पास 3 शेल है। इसलिए अब जो है इसका साइज छोटा होगा, क्योंकि 2 शेल बनाने हैं आपको। इसका आपके पास साइज बड़ा हो जाएगा, 3 शेल्स होंगे। तो सल्फाइड का साइज बड़ा हो जाएगा, सल्फर का साइज बड़ा होगा, और सल्फर का साइज बड़ा होगा सोडियम से। तो आपके पास ऑप्शन बन गया बी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मोस्ट एंडोथर्मिक आपके पास कौन सा होता है? ग्रुप 8 होता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन सबसे निकालना मुश्किल, रेडॉन रेडॉन। और लीस्ट एंडोथर्मिक होता है आपके पास ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 से जाके चेक करना था फ्रेंसियम। तो आपके पास ये आंसर बन गया। इसके बाद जो है क्या न्यूट्रॉन ऑल डिफरेंट, ये क्वेश्चन वैसा ही है, बस रिपीट हुआ है। तो प्रोटॉन एंड फिर इलेक्ट्रॉन एंड फिर न्यूट्रॉन। इसमें 13 हो गए, इसमें 17 हो गए, इसमें 16 हो गए, इसमें 19 हो गए। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इसमें आपके पास 13, इसमें आपके पास 18 हो गए। एक गेन कर लिया, इसने 2 गेन कर लिए, ये भी 18 हो गए। इसने एक लूज कर दिया, ये भी 18 हो गए। न्यूट्रॉन की बात करते हैं, माइनस करना है, ये 14 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 17 और ये 18 हो जाएगा। 17, 17, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपके पास 20। तो सब कुछ डिफरेंट होना चाहिए था, ऐसे ही ना, ऑल डिफरेंट। तो आप देखते हैं क्या क्या सेम निकला। इसमें ये सेम आ रहा है, इसमें ये सेम आ रहा है, इसमें ये सेम आ रहा है, इसमें सब कुछ डिफरेंट है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये 35 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 सी है, उसने एक ग्राफ किया आपको आई का बना के, और उसने पूछा है कि पहली स्टेटमेंट कौन सी है कि बी के आर इन जीरो ग्रुप। अच्छी बात हो गई। तो हम जो है जीरो ग्रुप बी की लाइन पे देखिए, हमने बी, फिर जे एंड फिर आर। आपको बताया था कि टॉप पे कौन से होते हैं? टॉप पे ग्रुप 8 वाले होते हैं। ग्रुप 8 को ही ग्रुप 0 भी कहते हैं। तो ये वाली बात ठीक हो गई। अब जो है दूसरी बात उसने कही है कि डी एंड एल, डी पे चलते हैं एंड एल पे चलते हैं। इन दोनों की बात हो रही है कि इसमें दोनों में आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो, इसका मतलब साफ साफ हो गया कि ग्रुप 2 हो गया। आपको पता है, बताया था कि क्रस्ट पे आते कौन से होते हैं? ग्रुप 1 होता है। ग्रुप 1 के बाद कौन सा ग्रुप होगा? ग्रुप 2। सिमिलरली ये भी अगर ग्रुप 1 है तो ये ग्रुप 2 होगा। तो ये वाली बात भी सही है कि डी एंड एल जो है दोनों इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसके बाद उसने फिर तीसरा जो है उसके कलर चेंज करके ब्लू ले लेते हैं। उसने कहा है कि जी एंड ओ। तो हम पहले जी पे चले जाते हैं, ये जी हो गया एंड ये ओ हो गया। ठीक है जी। हाफ फिल्ड पी, हाफ फिल्ड पी का मतलब हो गया P3, एंड P3 का मतलब हो गया ग्रुप कौन सा हो गया? P3 का ग्रुप 5। तो ग्रुप 5 की काउंटिंग करके देख लेते हैं। तो हमने इसको चेक करना था। तो ये ग्रुप 1 है, ये 2, 3, 4 एंड 5, ये वाली बात तो सच हो गई। फिर आपने ये 1 ग्रुप, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये वाली बात भी सही हो गई। तो तीसरी बात भी ठीक आ रही है। तो तीनों बातें सही होगी। तो ये करेक्ट आंसर। सेशन में जो है आप बाकी क्वेश्चन करवा देंगे, ये को यहाँ पे खत्म करते हैं, और बाकी जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में जो है 36 से ऑनवर्ड क्वेश्चन करवाएंगे आपको। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।